गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को ज्योग्राफी का 4th लेक्चर में। आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे एक टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल। तो आइए देखते हैं सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल, इसका नेम से ही पता चल रहा है, सूर्य प्लस मंडल। सूर्य प्लस मंडल यानी सूर्य कहने का अर्थ है कि जहाँ पे सूर्य होगा वहाँ पे 8 ग्रह होगा, यानी 8 ग्रह होगा, उपग्रह होगा, धूमकेतु होगा, उल्काएं होगा, क्षुद्र ग्रह होगा। जहाँ पे ये उपस्थित होगा उसी को क्या बोलते हैं, सौरमंडल। तो हम लोग सौरमंडल के डिफिनेशन में ये बोल सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह। ये मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। अब मैंने यहाँ पे उपग्रह का भी जिक्र की, तो उपग्रह कुल सौरमंडल में कुल उपग्रहों की संख्या 172 है। तो अब आइए डिफिनेशन को जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह के समूहन को क्या बोला जाता है। ये सब जहाँ भी उपस्थित होता है वो उस क्षेत्र को सौरमंडल कहते हैं। क्या उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सौरमंडल। आप जानेंगे कि सौरमंडल में सूर्य है जो क्या है, सौरमंडल में सूर्य है जो सौरमंडल का मुख्य सदस्य है। सूर्य सौरमंडल का मुख्य सदस्य है। और सौरमंडल के बारे में हाल ही में नासा ने दिसंबर 2017 में अपनी एक केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से, क्या, केपलर अंतरिक्ष दूरबीन, अपनी केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से एक न्यू सौरमंडल का पता लगाया था। कौन, दिसंबर 2017 में नासा एक एजेंसी है जो वैज्ञानिक का है। ये दिसंबर 2017 में नासा ने केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से नए सौरमंडल की खोज की थी। इस नए सौरमंडल में ये केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से नासा ने जो खोज किया था उसमें बताया था कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। और ये 8 ग्रह है जो एक केपलर 90 नामक तारा की परिक्रमा करता है। ये 8 ग्रह है वो क्या, केपलर 90 नामक तारा की परिक्रमा करता है। और इसीलिए इस केपलर 90 तारा को क्या बोला जाता है, इसीलिए इन वैज्ञानिकों ने केपलर 90 तारा को केपलर 90 तारामंडल कहा। क्या, केपलर 90 तारामंडल कहा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, उपग्रहों की संख्या कितनी होती है। सूर्य है जो सौरमंडल का मुख्य सदस्य है। और दिसंबर 2017 में नासा ने अपनी केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से एक नए सौरमंडल की खोज की है। और उस सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह। ये 8 ग्रह है जो केपलर 90 नामक तारा की परिक्रमा करते हैं। और ये इसीलिए वैज्ञानिकों ने केपलर 90 तारा को क्या बोला, केपलर 90 तारामंडल इसका नेम दिया। तो अब हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में। सौरमंडल के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसमें सूर्य की मुख्य विशेषता है। तो अब हम लोग सूर्य के बारे में स्पेशली पढ़ें। अब हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में। तो ये सूर्य जो है वो सौरमंडल का जन्मदाता है, जो प्रकाश और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या, सूर्य है जो सौरमंडल का जन्मदाता है, जो प्रकाश और ऊर्जा का उत्सर्जित करता है। ये एक तारा भी है। सूर्य क्या है, ये एक तारा भी है। तो क्या सूर्य का उत्सर्जन खुद से करता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से आता है,
तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जब इसके केंद्र में यानी इसके केंद्र में जब हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होकर हीलियम में चेंज हो जाता है तो इससे ही सूर्य का ऊर्जा उत्सर्जित होता है। कब? जब इसके केंद्र में हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होकर हीलियम में बदल जाता है तो यही सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। अब हम लोग सूर्य के बारे में जान लिए। अब देखिए ये सूर्य है, और सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या? सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है ये उसे फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं, और ये किनारे वाले भाग को कोरोना बोला जाता है। तो इसे डिफिनेशन कैसे देंगे प्रकाश मंडल का? तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है यानी बीच वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, और कोरोना तो हम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का बीच वाला भाग ढक जाता है और इसके किनारे वाले भाग हम लोगों को दिखाई देता है, वही कोरोना होता है। तो हम लोग प्रकाश मंडल के बारे में जाने। ये प्रकाश मंडल है जिससे हमेशा प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है। तो इससे अनेकों परमाणु उत्सर्जित होते रहता है। तो कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तीव्रता से निकलता है कि इतनी तीव्रता से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को भी पार कर लेता है। हम लोग को पता है कि सूर्य में आकर्षण बल पाया जाता है, तो ये सूर्य के आकर्षण बल को भी पार कर लेता है, और इससे क्या होता है कि वो जो प्रकाश निकलता है वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है। डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। और जब अंतरिक्ष से डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला। ये प्रकाश मंडल से परमाणुओं का वेग जब तीव्र गति से निकलती है और वो सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार कर लेती है, और सूर्य के आकर्षण शक्ति के पार कर जब अंतरिक्ष में जाती है तो उसे सौर ज्वाला कहते हैं। और जब सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, कहाँ? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ये पृथ्वी के वायु से मिलकर ऑरोरा लाइट उत्पन्न करता है। ऑरोरा लाइट उत्पन्न करता है। और तो क्या हम लोग ऑरोरा लाइट को हर जगह देख सकते? नहीं। तो ये पृथ्वी के सिर्फ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। दक्षिणी ध्रुव से देखा जा सकता है। ऑरोरा लाइट कहाँ से देखा जा सकता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से देखा जा सकता है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो ऑरोरा लाइट हमें दिखाई देता है वो, और दक्षिणी ध्रुव पर जो ऑरोरा लाइट दिखाई देता है वो, दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर जो ऑरोरा लाइट हमें दिखाई देती है उसे ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है। क्या? ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर जो हमें ऑरोरा लाइट दिखाई देता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उत्तरी ध्रुव पे जो ऑरोरा लाइट हमें दिखाई देता है उसे ऑरोरा बोरियालिस, तथा दक्षिणी ध्रुव पे जो ऑरोरा लाइट दिखाई देता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो अब आइए सौर ज्वाला के बारे में मैं जिक्र कर चुकी हूँ। तो सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे से दिखाई देते हैं। वहाँ काले धब्बे से दिखाई देते हैं। इस काले धब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर कलंक। इस काले धब्बे को हम लोग सौर कलंक बोलते हैं। और ये सौर कलंक है जो हमारे पृथ्वी के बेतार संचार को बाधित करता है। क्या? बेतार संचार माध्यम को। ये सौर कलंक है जो हमारे पृथ्वी पे बेतार संचार
व्यवस्था या माध्यम को बाधित करता है। तो ये हो गया सौर कलंक। और सौर कलंक के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्ष में होती है, इसीलिए इसे सौर कलंक चक्र भी बोला जाता है। क्या? सौर कलंक चक्र भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताएं कि सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ एक काले धब्बे से दिखाई देता है, और ये इस काले धब्बे को ही सौर कलंक बोला जाता है। और ये जो होता है वो हमारी पृथ्वी के बेतार संचार माध्यम को बाधित करता है। इसका बढ़ने और बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में होती है, और इसी को सौर कलंक चक्र बोला जाता है। अब हम लोग सूर्य के बारे में और भी कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे कि सूर्य में रासायनिक संगठन कितना है। सूर्य में मुख्य रूप से ऐसे 2 तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बताएंगे कि इसमें कितना कितना तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है, और हीलियम का मात्रा 26.5% होता है। और अन्य तत्व के सूर्य में कुछ अन्य तत्व भी पाया जाता है, अन्य तत्व की मात्रा मात्र 2.5% होता है। कितना? सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है, और हीलियम का मात्रा 26.5%, और कुछ अन्य जो तत्व होता है उसका 2.5%। आप जानेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी कितनी है। तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्या? पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, क्या? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य का संभावित जीवन काल, यानी सूर्य का लगभग जीवन काल कितना होता है, यानी सूर्य का जीवन काल, तो सूर्य का जीवन काल लगभग 5 बिलियन वर्ष होता है। कितना? सूर्य का जीवन काल लगभग 5 बिलियन वर्ष, और ये तारा का जीवन काल लगभग 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। कितना? 13,92,000 किलोमीटर। और सूर्य का आयतन कितना होता है? सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना? पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक होता है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक होता है, और सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक होता है। कितना? सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य तत्व की मात्रा 2.5% होता है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर और लगभग सूर्य का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लगभग 5 बिलियन वर्ष। और अगर तारा की बात करें तो तारा का संभावित जीवन काल लगभग 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का आयतन कितना है? तो पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक होता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक होता है।
अब हम लोग जानेंगे कि सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होता है। क्या सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होता है? तो 10⁻26 जूल प्रति सेकंड, यानी सूर्य से 1 सेकंड में 10⁻26 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले जानिए प्रकाश वर्ष को। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष। यानी सूर्य के प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो सूर्य एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.946 × 10⁻12 किलोमीटर। ये प्रकाश वर्ष तो दूरी की सबसे छोटी इकाई होती है। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो पारसेक क्या होता है? तो ये दूरी की बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.6 × 10⁻12 जूल। कितना? एक पारसेक बराबर 3.6 × 10⁻12 जूल होता है। ये हो गया प्रकाश वर्ष और पारसेक के बारे में। अब मैंने आप लोगों को बताया था ये सूर्य के बारे में, ये प्रकाश मंडल है और ये केंद्र है। तो ये प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर का ताप कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सूर्य का केंद्र का ताप कितना होता है? तो सूर्य का केंद्र का ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आप लोगों को बताया था सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला का ताप कितना होता है? तो 1500 सौर ज्वाला नहीं, यानी जो काले धब्बे होता है सूर्य में, काले धब्बे का ताप कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया लगभग, ये प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया। मैंने आप लोगों को कितना टेम्परेचर होता है, केंद्र में कितना होता है, फोटोस्फीयर में कितना होता है, और सूर्य में जो काले धब्बा होता है यानी, तो उसमें कितना होता है। एक पॉइंट और आप लोग नोट करेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये हो गया सौर मंडल के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तो बताइए आप लोग देखकर कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अदर के पास शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।